तो बयानों का जो सिलसिला है उसको अगर देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या शुरू होगा युद्ध का दूसरा चैप्टर। मोहसिन रजाई के बयान के मतलब क्या है, इसके अर्थ क्या है? ईरानी सत्ता IRGC का अलग अलग मत है, युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है IRGC अमेरिका को टक्कर देने के पक्ष में है। हालांकि IRGC की जिद से होगा क्या, ये एक और बड़ा सवाल। जहां परमाणु कार्यक्रम पर झुकना नहीं चाहता IRGC और यूरेनियम सरेंडर नहीं किया तो वार्ता फेल। दूसरे दौर की वार्ता में ईरानी वार्ताकारों पर IRGC का दबाव होगा। अभिषेक, ये बात तो अमेरिका ने पहले ही कह दी थी कि बातचीत के लिए वो आए जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। ऐसे में ईरान डील के तहत अगर कोई फैसला लेता है और IRGC जिस लेवल पर अब स्ट्रांग हो चुका है, आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह साबित हो सकती है कि हालात यहां पर तनावपूर्ण बने रहेंगे और एक्शन जारी रहेगा? हाँ, ये बात बहुत हद तक जायज़ है। देखिए, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक सत्ता अलग है और मिलिट्री सत्ता अलग है, और आज के भी दिन में ये देखिए कि मिलिट्री सत्ता ज़्यादा एक्टिव है और जिसे अमेरिका की भी सह है। वहीं ईरान में भी ये देखने को मिल रहा है कि खामेनी के मृत्यु के बाद जो सैनिक कमांडर है, जो IRGC के लोग हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने फ्रंट से लीड करा ईरान को। तो आज उनकी जो स्ट्रैटेजी है, और देखिए सैनिक कभी भी डिप्लोमेसी की बात नहीं करेगा, वो तो राजनीतिक सत्ता को ही बात करनी होगी डिप्लोमेसी की। और इसलिए जो IRGC है उसके जो हाव भाव है वो लगातार इस पर है कि हम अमेरिका को जब 40 दिन तक चुनौती दे सकते हैं तो हम अगले 40 दिन को भी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक सत्ता है उसकी जिम्मेदारी वहां के नागरिक भी होते हैं, जो ईरान के नागरिक हैं। तो ईरान के नागरिकों के अंदर भी जो एक विक्षोभ है, जो उनको लेकर के एक डिस्ट्रेस है, उसको भी वो हैंडल करना चाहते हैं, और इसलिए वो डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरा पक्ष ये भी है कि राजनीतिक सत्ता ये करी है कि चलिए हम अमेरिका को डायलॉग में इंगेज रखेंगे, आप अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रांग करिए। कारण ये है कि जो अमेरिका की नाकेबंदी हुई है वो एक ह्यूमिलिएशन भी है ईरान के लिए, हॉर्मुज में जो नाकेबंदी हुई है, और इसलिए IRGC को वो पीछे से ये तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर कभी अमेरिका ने कोई मिस हैपनिंग की, कोई ऐसा एडवेंचरिज्म किया, तो उसका जवाब IRGC को देना होगा। और देखिए, कुल मिलाकर इस लड़ाई की शुरुआत में ही ये बात कही गई थी कि ईरान की बड़ी उपलब्धि इस युद्ध में यही होगी कि ईरान इस जंग को कितना खींच पाता है। जितना खींचेगा अमेरिका पर उतना दबाव बढ़ेगा। सवाल यह है कि IRGC क्या इसे और आगे खींचने के पक्ष में है? और एक बड़ी खबर इधर, खामेनी की मौत के बाद ईरान में IRGC हुई और मजबूत। मोज़्तबा के नेतृत्व में IRGC पहले से मजबूत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, ईरान में कट्टरपंथी विचारधारा हावी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम से पहले दोनों देशों ने कई हमले भी किए। और देखिए, लेबनान इजराइल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी बातचीत में शामिल थे। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात की है। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू में सहमति बनी है। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू वॉशिंगटन भी जाएंगे। और देखिए, लेबनान इजराइल सीज फायर 10 दिन बाद शांति या फिर होगा फायर। भीषण तबाही के बाद लेबनान में सीज फायर अगले 10 दिन के लिए सीज फायर लागू है। 16 अप्रैल रात 2:30 बजे से सीज फायर का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है सीज फायर का ऐलान। ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात की। लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बनी है। लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू वॉशिंगटन जाएंगे आगे की बातचीत के लिए। राष्ट्रपति जोसेफ ने सीज फायर का स्वागत भी किया। खास बात यह कि इजरायली हमलों में 2196 लेबनानी लोगों की मौत हुई है। दक्षिण लेबनान से फिलहाल इजरायल नहीं हटेगा, यह भी बात सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या हिजबुल्ला इस सीज फायर को मानेगा, इसे एक्सेप्ट करेगा? और इसी पर टिका हुआ है सब कुछ के सीज फायर के ऐलान के बाद भी ये तनाव बना रहेगा या फिर कम होगा। तमाम मेहमान जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष।